अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफर रहमान हाजिर खिदमत। बाबा गुरु नानक ने कहा था, पैड़े कमी नानका जद कर मंदा हो। हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लगता है कि पैड़े काम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अब उनके हिसाब का, उनके मुहासबे का वक्त आ गया है और हम हर आए रोज़ को अब चीज़ें सुन रहे हैं। अभी हाल ही में जो एक ताज़ा तरीन खबर गर्दिश कर रही है, हर जगह उस पर डिस्कशन हो रही है, वो है रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, जिसमें बहुत सी चीज़ों, बहुत से इल्ज़ाम जो उनकी फ़ौज में सर्विस के मुतल्लिक़ हैं और जो उन्होंने को आर्मी एक्ट की वायलेशंस की हैं, खिलाफ वर्जियाँ की हैं, उनके ऊपर तो उनका फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। बाकी कुछ मज़ीद तहकीक भी हो रही है और जो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज़ आई है उसमें मज़मूम सियासी सरगर्मियाँ, सियासी मकासद, कुछ लोगों की, सियासी लोगों की इमा पर कुछ इस तरह के पुरतशद्दद वाक़यात और आम गुमान यही है, आम बंदा यही सोच रहा है कि मई 9 के जो वाक़यात थे और यकीनन वो इंतहाई काबिल अफसोस वाक़यात थे, क्योंकि उसमें अवाम को या मुसल्ह जत्थों के ज़ोर पर मुसल्ह अफवाज के साथ नबर्द आज़मा होने की तरगीब दी गई, उनको उकसाया गया, एक बगावत का, एक म्यूटनी का सा समा था। वो कि प्रेस रिलीज में ये सारे अल्फाज तो नहीं है, लेकिन वो सारी सूरत हाल लोगों के सामने है। और अब आम बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इस तरह की तज़हीक का मेज़ इदारों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ जारी रहें और उन पर सज़ाएँ ना हों, तो भले वो सज़ाएँ सिविल कोर्ट से हों, मिलिट्री कोर्ट से हों, तो फिर ये लोग जुर्त पकड़ लेते हैं और फिर हमारा मुल्क तो पहले ही एक ऐसी सूरत हाल से दो चार है कि आपका मशरिक हो या मगरिब हो, दोनों इतराफ़ से आपकी तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। तो ऐसी सूरत में अगर हम लचक दिखाएंगे, कमज़ोरी दिखाएंगे, तो फिर हमारा यानी जो है कि वो हम इन चीज़ों से निकल नहीं पाएंगे आसानी से और तरक्की किस तरह कर पाएंगे। आज हमने इन सारे मौज़ूआत पर डिस्कशन के लिए मदऊ किया है जनाब ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर। आप सीनियर तज़िया निगार हैं। जनाब ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर साहब, ये बहुत ज़्यादा कुछ लोग इमेच्योर किस्म के तबसरे कर रहे हैं, जबकि मुसल्लह फ़ौज में तो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होते रहते हैं। ये तो इत्तेफाक से चूँकि सियासी हो गया तो मंजर आम पे आ गया, नहीं तो मैंने सुना है कि 3 स्टार जनरल्स को भी सजाएं होती रही हैं माजी में और बड़े माजी बई करीब तक भी होती रही हैं। जनाब जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ साहब, ये जो सूरत हाल है इस वक्त, मैं कहूँगा कि जितने मुंह उतनी बातें। ठीक है। और ये हकीकत है कि ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है। ठीक है। और इसकी वजूहात मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो हम सूरत हाल देख रहे हैं उसके मुताबिक तो जो आपने बात की कि बुरे कामों के बुरे नतीजे होते हैं, जो काम नहीं करने चाहिए अगर वो करेगा तो उसका मुहासबा होना चाहिए। वो तो होना चाहिए, ये तो फितरत का भी फ़ौज का एक अंदरूनी निज़ाम है एहतसाब का, और उसके अंदर अगर कोई इस किस्म का जुर्म करता है, जो चीज़ें बताई गई हैं जी वो जुराइम हैं। वो जुराइम है। सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना, जबकि आप एक मिलिट्री ऑफिसर हैं और सर्विस में भी हैं, शायद उस वक्त की बात है। ये क्लैरिफाई नहीं किया कि एग्जैक्ट चार्जेस की डिटेल क्या है। ठीक है, तफसील क्या है। वो चूंकि आर्मी का आप तो बेहतर समझते हैं, वो ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी थोड़ी, कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, ISI के हेड भी रहे हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो चार्जेस हैं उनमें कई बातें ऐसी होंगी जो खुफिया रखनी चाहिए। ठीक है। लेकिन जो कोर्ट मार्शल है उसके अंदर एक एक हरकत जो हुई है, जिसका मुहासबा हो रहा है, उसकी तफसील मौजूद होगी। ठीक है। अब उसकी तफसील में जो जुर्म है उसकी नौयत तो प्रेस रिलीज में आ गई, लेकिन क्या एग्जैक्ट एक्ट क्या था, क्या अमल था जिसके ऊपर ये कोर्ट मार्शल का फैसला हुआ, उसकी तफसील नहीं आई। बाद में शायद उसकी भी तफसील आ देगी। जी हाँ, हो सकता है, बिल्कुल देंगे, क्योंकि ये कोई मामूली बात तो नहीं है। बड़ी सीनियर अपॉइंटमेंट पे रहे हैं जी, कोर कमांडर तक भी रहे, कमांडर भी रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, कोई छोटा रैंक नहीं है जी।
ये सारे लेफ्टिनेंट जनरल जो होते हैं इनमें से कोई भी चीफ बन सकता है। जी जी, और बड़े बड़े वो रिगमरोल से गुजर के आते हैं। फाल किस्म के और इफेक्टिव ऑफिसर रहे हैं अच्छी सूरत थी इनकी। लेकिन फिर ये जो सियासी सरगर्मियों का चार्ज है, ये आपको पता ही है कि सियासी सरगर्मियाँ बहुत हुई हैं हमारे मुल्क के अंदर, और उन सरगर्मियों की वजह से मुल्क को नुकसान होता है। ठीक है। जब इस किस्म की बड़ी फ़ौज के बड़े ओहदेदार जो हैं वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे और किसी के साथ सियासी उनकी अलायंस हो जाएगी या जानिबदारी हो जाएगी, तो उससे मुल्क को नुकसान होता है। सही बात। हमारा मुल्क पहले ही फ़ौज के बार बार सियासत में आने की वजह से, बार बार के मार्शल लॉ की वजह से मुश्किलात का शिकार रहा, डिस्टेबलाइज रहा। तो अब ये इस बात मेरा ख्याल है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ये जान चुके हैं कि मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, और सियासी इस्तेहकाम के लिए ये ज़रूरी है कि जो गलतियां हुई हैं उनको कबूल किया जाए और आइंदा के लिए आइंदा के लिए ऐसे अमाल किए जाएं कि वो गलतियां दोबारा रिपीट ना हों। तो उनको रोकने के लिए फिर एहतसाब ज़रूरी है। सही बात। जिसने गलत काम किया है उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। तो इस तनाजुर में देखना चाहिए बजाय फिर हमारी आर्मी की हाई कमांड जो है वो तो फिर मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने एक जो डिसिप्लिन और एक कवानीन जो उनके हैं उनके ऊपर अमल दरामद के लिए ये भी लिहाज नहीं किया कि वो 3 स्टार जनरल हैं या क्या हैं। उन्होंने यानी कि देखा जाए तो दूसरा उनकी न्यूट्रलिटी भी इससे साबित होती है, उनकी गैर जानबदारी भी। हाँ बिल्कुल, ये फ़ौजी निज़ाम जो है फ़ौज के अपने तरीके हैं, अपना निज़ाम एहतसाब है और उसमें सज़ा और जज़ा दोनों चलते हैं। एक बड़ा मशहूर वाक़या है अच्छा कि एक नेवी का लेफ्टिनेंट जिसकी ज़िम्मेदारी थी समंदरी जहाज़ पे तोपों को सिक्योर करके रखना, ठीक है, वो एक तोप की चेन उसने नहीं बांधी और जहाज़ तूफ़ान में फंस गया और वो तोप जो थी वो लड़खड़ाने लगी कि भी जहाज़ दाएं जाए तो तोप उसके पहिए थे वो जाके रिड़ के जैसे पंजाबी में उसने काफ़ी नुकसान कर दिया। कोई 2-1 सिपाहियों ने उसको पकड़ने की भी कोशिश की, वो बड़ी शदीद ज़ख्मी हुए, एक आध सिपाही जो था वो जान से गया। बहरहाल फिर किसी तरह मुश्किलों से वो तोप संभाल ली गई, उसको दोबारा सिक्योर कर दिया। तो ये बात एडमिरल ऑफ द फ्लीट के पास गई, एडमिरल साहब आए, उन्होंने उस लेफ्टिनेंट को, उसी लेफ्टिनेंट ने उस तोप को सिक्योर करने में अपनी जान पे खेल कर उसको पकड़ कर लिया। ठीक है, तो उन्होंने उसको मेडल ऑफ ऑनर दिया सिक्योर कर परेड करके कि तुमने तोप को सिक्योर किया और साथ ही सजा दे दी। एक अहम हथियार जो है वो ज़ाया होने से बच गया। और दूसरी ऑर्डर उन्होंने उसको डेथ सेंटेंस सुनाई कि तुम्हारी नेग्लिजेंस की वजह से 1-2-3 सिपाही जो अपनी जान से गए और एक जहाज़ जो था हमारा वो ख़तरे से 2-4 हुआ। तो सज़ा और जज़ा का अमल दोनों साइडें चलती हैं फ़ौज में, और जो कुछ हो रहा है फ़ौज बेहतर समझती है और ये कोई अनोखी बात नहीं है सीनियर ऑफिसर। ये एक बात मैं आपको बता दूं कि ये फ़ैसला जो किया गया ये दिल पे पत्थर की सिल रख के किया गया। इतने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई, क्योंकि इसमें एक अंदेशा होता है कि आपका इंस्टीट्यूशन का एक तासुर अमूमी गलत उभरता है कि वहाँ ये काम होते हैं और ये माना गया कि ये गलतियाँ हुई हैं। तो ये इसमें कोई इनाद नहीं होता, इसमें जो मुल्क के लिए और इदारे की बेहतरी के लिए ये इकदाम उठाए जाते हैं। तो कोर्ट मार्शल जो हो रहा है इसका भी मकसद यही है कि इदारे की बेहतरी हो, आइंदा से ये गलतियाँ ना हों और जिसने की हैं वो मिसाल बने। सही बात, उसको मिसाल बनना होगा ना बाकी लोगों के लिए, तभी लोग आइंदा से नहीं करेंगे। अगर आप सजाएं नहीं देंगे तो फिर बहुत सारे वाक़यात होते चले जाएंगे। 9 मई की सजाएं हो जाती तो ये 26 नवंबर ना होता। ब्रिगेडियर साहब 9 मई पे भी आते हैं अभी थोड़ी देर में। अब मुझे एक साहब, एक रिटायर्ड जनरल हैं, वो आज तजिया दे रहे थे किसी में, वो कह रहे थे कि सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर एक आर्मी ऑफिसर पर 5 साल तक पाबंदी होती है आफ्टर रिटायरमेंट। कुछ इस तरह का एक टाइम फ्रेम की भी कोई कदगन है शायद।
जी टाइम फ्रेम तो पहले जहाँ तक मुझे पता है 2 साल था, लेकिन अब वो कह रहे थे कि शायद 5 साल हो ज़्यादा गया कर दिया है। और कुछ अभी रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी मिलिट्री एक्ट के नीचे लाया गया है, अभी जो आर्मी एक्ट में तरमीम हुई है। अच्छा, ये उसमें आ गए हैं सारे। यहाँ रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं वो भी अगर फौजी कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे या फौज के नुकसान की बात करेंगे तो उनका कोर्ट मार्शल हो सकेगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जब आम आदमी तासुर लेता है, फौज का क्या नुकसान किया है फैज हमीद साहब ने बादी नजर में? हम ना तो आप प्रोसिक्यूटर हैं ना मैं प्रोसिक्यूटर हूँ, ना हम फील्ड FGFMC के कोई जज हैं, लेकिन फिर भी नुकसान मैं कह रहा हूँ कि जो एक्ट जो अमल हैं उनके, उसकी तफसील अभी नहीं आई, उसकी नहीं आई, लेकिन वो जाहिर है अमल ऐसे ही थे। पहली बात तो यह है कि सर्विंग फौजी अफसर को सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना नहीं चाहिए किसी भी तो। ठीक है, ये भी वाजे नहीं है कि ये जो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया गया ये सर्विस के दौरान था, ठीक है, या रिटायरमेंट के बाद उस पीरियड में था जिसमें मना है सियासी सरगर्मियाँ, ये तो भी वाजे होगा, ये भी वाजे होगा। दूसरी बात थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, ये भी आया बिल्कुल, और वो बहुत सीरियस खिलाफ वर्जी होगी अगर कोर कमांडर उसके लेफ्टिनेंट जनरल अगर इसके शिकंजे में आता है तो जाहिर है कोई मामूली खिलाफ वर्जी तो नहीं होगी, सजा भी शायद काफी है, ये भी कैपिटल पनिशमेंट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पे डेथ सेंटेंस हो सकती है। बहुत सारी और बातें हैं, ये देखना होता है। कमांडर हुआ या DGI या DGC हुआ, उनके पास तो स्टेट सीक्रेट्स भी होती हैं, स्टेट सीक्रेट होते हैं, स्टेट हर जनरल के पास स्टेट सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो अगर वो स्टेट सीक्रेट्स रिवील किए हैं किसी को फ़ायदा देने के लिए तो वो बहुत संगीन जुर्म है और उसकी सज़ा जो है वो किसी हद तक हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, लाइफ डेथ सेंटेंस। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप तो चूंकि सारा सिस्टम आर्मी का समझते हैं, कहते हैं कि आम जैसे हमारे यहाँ सिविल में एक सिस्टम है कि सस्पेक्ट को भी फौरन पकड़ लिया जाता है, अंडर सेक्शन 54 जिसे कहते हैं पंजाबी में। चले वो छोड़े, उसमें होता है कि जी आप पे बस एक FIR हुई और आपने प्राइम फेसियल एविडेंस है तो आप एकदम हाथ डाल लेते हैं, पकड़ के गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन सुना कि आर्मी में पहले पूरी छान फटक करके पूरा फिर जाके इंडाइट करते हैं, यानी चार्ज फ्रेम फर्दर जुर्म। देखिए एविडेंस एक्ट जो है वो तो कानूनी शहादत जी वही फौज में है, ठीक है, वही कानून। लेकिन आई बेग योर पार्डन, और मिसाल के तौर पे इंसदादे बदनुमानी के जो मुकदमात हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के कह लें, एंटी करप्शन के कह लें, तो आप तो शायद किसी को हेड भी करते रहे, उसमें कहते हैं कि जब वो कहते हैं पूरा मवाद इकट्ठा करके इररिफ्यूटेबल एविडेंस आ जाए तो फिर वो गिरफ्तार करते हैं बंदा। ऐसे ही होगा, क्रिमिनल केसेस में पहले पकड़ लेते हैं। जब किसी जुर्म का पता लगता है तो कमांडिंग ऑफिसर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर करता है, ठीक है, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से पता लगता है, वो शवाहिद बुलाते हैं, शवाहिद इकट्ठे करते हैं, गवाहियाँ आती हैं, और जो मुल्जिम है उसको गवाहों को क्रॉस एग्जामिन, उस पर जिरा करने की इजाजत होती है, पूरा मौका दिया जाता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो कोर्ट ऑफ ट्रायल है ना, वो नहीं कोर्ट ऑफ ट्रायल में भी दिया जाएगा, वो तो हर ज्यादा दिया जाएगा। अब भी इनको वकील की इजाजत होती है, में भी इजाजत होती है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में भी इजाजत होती है, जहां आपकी मिलिट्री रेपुटेशन आ जाए, ठीक है, जद पर, तो आपको हक हासिल है कि आप आने वाले हर गवाह पे जिरा करें, ठीक है, और तमाम गवाहियाँ आपकी मौजूदगी में रिकॉर्ड हों। उसके बाद ये साबित हो जाता है ये कि जुर्म हुआ है, उसकी नौइयत क्या है, और फिर फैसला होता है, बाला हुकाम को बताया जाता है, और मजाज अफसर के ऑर्डर पर कोर्ट मार्शल कन्वीन होता है, ठीक है। तो इनके केस में मजाज अफसर तो फिर आर्मी चीफ होंगे, जनरल के लिए मजाज अफसर आर्मी चीफ है, चीफ से कम तो नहीं, अभी वो ऑर्डर हुआ है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, या कम से कम उससे रैंक उसके रैंक का बंदा होना चाहिए, ठीक है, और जो कोर्ट से कम रैंक का तो नहीं कर सकता ना, जो मजाज अफसर होगा वो तो उनसे ज्यादा रैंक का ही होगा ना, ठीक है, तो या कम से कम जैसे आर्मी चीफ ने किसी को डिप्यूट किया हो, लाइक CGS वगैरह कोई, बिल्कुल CGS भी चीफ के बिहाफ पे अंडर ऑर्डर्स ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एडजुटेंट जनरल डिसिप्लिन का इंचार्ज होते हैं, जी, और एडजुटेंट जनरल के ऑर्डर्स जो होते हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही होते हैं, वो एडिटेंट जनरल जो करते हैं, जी हाँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बिहाफ पे ही ऑर्डर्स देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब कोर्ट मार्शल
का फैसला होता है तो फिर एक समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है, जो सबूतों का खुलासा, ठीक है, प्लस स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन, या वो सारी देखकर और फिर कोर्ट मार्शल शुरू होता है। कोर्ट मार्शल में जो बोर्ड बनता है वो इसको ब्रिगेडियर हेड करते हैं, वो कम से कम ब्रिगेडियर रैंक का होगा, कम से कम। एक दफा तो जनरल जियाउल हक ने भी किया था ना एक अटक केस, वो ब्रिगेडियर थे, आई थिंक ही वाज अ ब्रिगेडियर, लेकिन उनमें जो जूनियर ऑफिसर्स थे सारे और ब्रिगेडियर एफबीएलई जो थे वो उसमें शामिल थे, ठीक है, मुलजमान के अंदर। तो राजा नादर परवेज वाला, आई थिंक वो भी राजा नादर परवेज तो शायद मेजर थे, हाँ मेजर, ठीक है। तो कर्नल अफरीदी भी थे शायद, फारूक आदम, हाँ फारूक आजम, कर्नल अफरीदी भी, कर्नल अफरीदी थे, मेजर सज्जाद भी थे, ठीक है। वो जो 73 कंस्पिरेसी केस था, उन्होंने कू का एक इरादा किया था, ठीक है, तो उसमें मेजर सईद मलिक भी थे, मेजर सईद मलिक भी थे, तो ये बड़े लायक अफसरान थे। मगर राजा नादर परवेज तो सुना स्केप भी कर रहे थे ना, वो शायद इंडिया की कैद से, हाँ वो इंडिया से स्केप भी कर रहे थे, बड़े बहादुर थे वैसे, बहादुर थे। एसजे फारूक आदम भी एसजे थे, सितारा जुर्रत थे, सितारा जुर्रत थे, तो लायक अफसर थे जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा। बहरहाल वो एक पुरानी बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि समरी एफजीएमसी जो है वो कम से कम ब्रिगेडियर हेड करता है, वो बोर्ड एक बनेगा और बन गया है। इसमें कोई मैजिस्ट्रेट भी होता है जी, प्रोसिक्यूशन जैक ब्रांच करती है, प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाता है। कोई भी आर्मी ऑफिसर जो है वो प्रोसिक्यूटर बनाया जा सकता है, उस हर ऑफिसर को जैग ओवरसी करती है इसको, जैग ओवरसी, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, बिल्कुल जैग ओवरसी करेगी। और कोर्ट मार्शल के अंदर जो मुलजिम है उसको सिविल वकील करने की इजाजत है। अच्छा, सिविल कर सकते हैं, वो किसी फौजी को भी अपना फ्रेंड ऑफ द एक्यूज बना सकता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड ऑफ द एक्यूज से मुराद है कि वो फौजी अफसर इसके दिफा में आएगा, और इसका दिफा करेगा, ठीक है, फौजी कानून के मुताबिक। लेकिन अगर ये सिविल लॉयर लाता है अपने दिफा में तो वो अलाउ है, वो अलाउड है। और जो भी गवाहियाँ होंगी उन पे इसको जिरा की इजाज़त होगी, ठीक है, इसका वकील मौजूद होगा और तमाम गवाहियाँ इसके सामने रिकॉर्ड की जाएंगी, तमाम एविडेंस इनके सामने रिकॉर्ड होगा। और पहली बात तो यह से पूछा जाएगा कि तुमने कसूर किया है या नहीं। जैसे वो पहला चार्जशीट देने के बाद तो वो कहते हैं जी ही डिडंट प्लीड गिल्टी, उन्होंने कहा नहीं जी मैंने सेहते जुर्म से इनकार, गिल्टी प्लीड करते हो या नॉट गिल्टी, वो कहेगा मैं आई एम नॉट गिल्टी करता हूँ। लेकिन अगर वो गिल्टी कह भी दे, अगर वो कहेगा जी मेरा कसूर है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ट्रायल होगा, तब भी ट्रायल जो है वो इस तरह इस बुनियाद पे होगा कि इसका कसूर नहीं था। हाँ, यानी उसको ये सोचा जाएगा कि ये शायद कसूरवार नहीं है, राइट, वो शायद कसूरवार नहीं है और इस वक्त कह रहा है। तो लेकिन जो कोर्ट मार्शल है वो ये फर्ज कर लेगा कि ये कसूरवार नहीं था, नॉट गिल्टी की बुनियाद पर उसका ट्रायल होगा और तमाम विटनेसेस के बाद फिर आर्गूमेंट्स होंगे प्रोसिक्यूशन के और डिफेंस के, और उसके बाद क्लोजिंग एड्रेस होगा। उसके बाद क्लोजिंग एड्रेस में वो अपने दिफा में भी बोलता है, जो मुल्ज़म होता है, उसको इजाज़त होगी अगर वो कुछ कहना चाहे, वकील के थ्रू भी कह सकता है। बिल्कुल सही। और उसके बाद फिर फैसला होगा, जो वर्डिक्ट सुनाई जाएगी वो वर्डिक्ट। अच्छा, इसमें ब्रिगेडियर साहब आमतौर पे फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो होता है उसकी फास्ट ट्रैक पे ही होता है, समरी ट्रायल तो चलो नहीं होगा ये जाहिर है, लेकिन मेरे ख्याल इस तरह भी नहीं होता जिस तरह हमारे नहीं, वो इस बाकी जो सिस्टम है वो लमक ही जाता है बिल्कुल, 4 साल केस ही नहीं। जी हाँ, वो इस तरह लंबी तारीखें नहीं पड़ती, वो वक्त ज़ाया नहीं किया जाएगा, वक्त ज़ाया नहीं किया, पूरी दिफा की जो उनको हक हासिल है वो इस्तेमाल करने दिया जाएगा, लेकिन वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। जो बुलाए जाएंगे, बहुत देर हुई तो 60-70 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। अच्छा, इसमें ब्रिगेडियर साहब एक कल परसों एक स्टेटमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट आई है एक टीवी प्रोग्राम में आके, हफीजुल्लाह न्याजी बड़े नॉन एनालिस्ट हैं, उनका बेटा भी इस वक्त खान जो है 9 मई के केस कोर कमांडर के घर के बाहर जनाब आग जलाने में उस पर इल्जाम है, वर्दी लहराई थी, अजी वर्दी लहराई थी। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दी है, मैंने खुद सुनी है, मेरे पास रिकॉर्ड में है। उन्होंने ये कहा है कि मेरे बेटे ने और इमरान खान ने, मेरे ब्रदर इन लॉ ने इंसाइट किया वायलेंस, और काफ़ी अरसा इंसाइट करते रहे ये पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ, इसकी उकसाते रहे लोगों को, जिसका ये नतीजा निकला।
जी हाँ, मैं समझता हूँ बड़ा ज़र्फ है न्याजी साहब का, बड़ी बात है वैसे कि उन्होंने अपने बेटे का भी कसूर माना है और हकीकत का साथ दिया है। और मेरा ख्याल है कि ये एक हुब्बुल वतनी का भी इज़हार है होना, हमें ये ईमान की रमत ऐसे होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला भी माफ़ कर देते हैं ऐसे लोगों को। जी हाँ। तो अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी हम जा रहे हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। जी वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब, और हम बात कर रहे हैं जनरल फैज़ हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल और उससे जुड़े हुए बहुत से जो मामलात हैं उन पे बात कर रहे हैं, जैसे मई 9 का भी है। ब्रिगेडियर साहब, वो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात की है जी कि मेरे बेटे ने और उसके मामू ने, इमरान खान ने, ये इंसाइट वायलेंस की और एक अरसा करते रहे। जी हाँ। साथ उन्होंने एक और बात बताई जो बहुत रिवीलिंग है कि लोग अभी तक कह रहे हैं जी 9 मई का हुआ कुछ नहीं। उन्होंने कहा जी 85 अफराद उनकी कस्टडी में हैं, ये उन्होंने कहा। अब ये बात वो, अगर ये तो फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ ही कह सकते हैं ना, क्योंकि उनका बेटा भी उसमें है, यानी उनकी बात में ऑथेंटिसिटी काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है। और वो कहते हैं कि उनका ट्रायल 3-4 हफ्तों में ख़त्म हो गया था, यानी ट्रायल हो गया था। आगे सज़ा देने से चूंकि आला तरीन अदालतों ने रोका, तो वो सज़ा अभी अनाउंस नहीं की जा रही। मेरे इल्म में ये बात नहीं। हाँ जी, लेकिन ये उनका कहना हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि अभी उन्होंने कहा कि ट्रायल हो चुका है उनका, वो 85 अफराद का, मुमकिन है बाकी का होना। ये भी हो सकता है कि वो शायद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को ही ट्रायल समझ रहे हों, मुमकिन है, क्योंकि कुछ उनकी बातों से लग रहा था कि वो मिलिट्री का वो सिस्टम नहीं समझ रहे। जी हाँ, वो शायद ये भी बात है कि वो इंक्वायरी को ही समझ रहे होंगे। वो कह रहे थे कि मैं कोर्ट मैटर्स को बहुत नहीं समझता। जी हाँ, ज़ाहिर है उतनी बारीकी से तो नहीं वो समझते, लेकिन जो कुछ होना है, जो कुछ वो बहरहाल सामने आ जाए। आपका ये नहीं ये कहना है कि कोई सच्चा है झूठा है उसका नतारा होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर एक इंसान ने कुछ किया ही नहीं तो उसको माफ़ी हो, और अगर इसने किसी ने किया तो उसको सजा हो जाए। एक निज़ाम तो मौजूद है। अगर कसूर नहीं है किसी का, तो कोर्ट मार्शल के जो प्रेसिडेंट हैं, जो भी है, वो एक फौजी अफसर है, उसका ज़मीर भी है, वो किसी के अहकाम का पाबंद नहीं है सज़ा देने के मामले में। ठीक है, सज़ा वही होगी जो वो समझेगा। और फिर एक बोर्ड है, 3 मेंबर्स, कम से कम 2 मुझे थोड़ा सा जरा वजाहत कर दें कि मिलिट्री कोर्ट्स जो होते थे मार्शल में, उनमें तो एक मजिस्ट्रेट भी बैठता था। इनका मेरा वो मार्शल का था ना, वो एसएमएलए टाइप जो थे, एसएमएलए टाइप, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। जी मैं वही कह रहा हूं। जो मिलिट्री कोर्स थे उसमें मैजिस्ट्रेट बैठता, क्योंकि उसने ज्यादातर ट्रायल सिविलियन के थे। ठीक है, लेकिन ये तो एक नॉर्मल कोर्ट मार्शल है, इसमें से वो नहीं होगा मैजिस्ट्रेट सिविलियन। मेरा नहीं ख्याल। सिविल वकील जरूर होगा, वकील होंगे, वकील प्रोसिक्यूटर भी ला सकता है अपना मदद के लिए, और प्रोसिक्यूटर खुद भी एक जो है वो कानूनदान हो सकता है। और देखिए प्रोसिक्यूशन तो इनकी ड्यू प्रोसेस है, इनकी जो वो तो जैग वाले करेंगे ना, वो गाइड करेंगे, ड्यू प्रोसेस जो है वो बिल्कुल आइन के आर्टिकल 10 के मुताबिक होगा। ठीक है, गवाह आएंगे, जिरा होगी, प्रोसिक्यूशन के गवाह आएंगे, डिफेंस जिरा करेगी, फिर डिफेंस के गवाह आएंगे, प्रोसिक्यूशन जिरा करेगी, उसके बाद दलाइल होंगे, दलाइल के बाद क्लोजिंग एड्रेस होंगे, और उसके बाद फिर वो कोर्ट अपना फैसला करेगी। और कोर्ट जो तीनों मेंबर्स हैं ये मुशावरत करेंगे। कोई भी मेंबर, मेजॉरिटी वोट होता है, बिल्कुल, कोई भी मेंबर अगर समझता है कि ये ठीक नहीं फैसला हो रहा है तो वो अपना नोट लिख सकता है, नोट ऑफ डिसेंशन लिखेगा, और वो कहेगा कि मैं इससे एग्री नहीं करता। तो ठीक है, अमूमन मेरा ख्याल है कि यूनानिमस डिसीजन होती है, लेकिन अगर कोई देख रहा है कि बिल्कुल गलत बात है वो डिसेंट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ड्यू प्रोसेस जो है आर्टिकल 10 वाला, वो उस पर अमल होगा, आइन के मुताबिक होगा कोर्ट मार्शल। ये भी बहुत सारे लोगों को वहम है या गुमान है कि जो फौजी कानून है ये कोई अनोखा कानून है, या फौजी वो समझ रहे हैं कि वो बरतानिया का वाला कॉलोनियल है, ये कि फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा कर देंगे। और ये लोगों ने पता नहीं क्या, हमारी हर पार्लियामेंट, हर आइन जो बना उसने इस कानून को रेटिफाई किया, आर्मी एक्ट को माना हुआ है, इस आइन ने भी माना हुआ है। अच्छा, आर्मी एक्ट में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पहले तो था फौजी कानून के अंदर तो होता भी रहा और हुआ भी, और सजाएं भी हुई और वो पूरी भी हो गई।
ये तो अब झगड़ा पड़ा है। मिसाल के तौर पे खान साहब के दौर में, इमरान खान के दौर में भी वो मतलब है कि इसके ऊपर लहदे हुई कि ये नहीं होना चाहिए। वो जस्टिस वकार सेठ ने जो एग्री नहीं किया फौजी सज़ाओं के साथ, तो ये एक नई बात शुरू हो गई। ये हमारे आप कह लें कि तशरीह जो थी कानून की, उसके ऊपर जो शकूक आ गए, उसकी वजह से ये मामला रुक गया। लेकिन इससे पहले तो फौजी ट्रायल होते थे। अगर जो सिविलियंस फ़ौज के ख़िलाफ़ काम करेंगे, फ़ौज के ख़िलाफ़ जुराइम करेंगे, ठीक है, उनका फ़ौज को इख्तियार था। अगर कोर कमांडर के घर के बाहर खड़े होके किसी की वर्दी को स्टिक पे रख के या जलाना, उसकी वर्दी को कोर कमांडर के घर से चुराना, हाँ, और फिर उसको लहराना, ये तो चोरी, आर्सन, लूट सब में आ जाता है। बिल्कुल लूट में, आर्सन में आएगा, लूट में आएगा, हमले में आएगा, तो असॉल्ट जैसे कहते हैं, बिल्कुल दहशतगर्दी में आएगा, तशद्दुद में आएगा। तो तशद्दुद की जहाँ तक बात है तो मोनोपोली ऑफ वायलेंस लाइज विद द स्टेट। ठीक है, लोग कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। जो लेगा वो तशद्दुद कर रहा है, इस तरह की जो हरकत करेगा, जो ज़बरदस्ती गेट खुलवा के अंदर घुसेगा। क्योंकि इस मुआशरे का हिस्सा है, मैं एज ए जर्नलिस्ट, आप एज ए रिटायर्ड आर्मी कमांडर, एक आम अमूमी तासर ये है कि मुसल्लह अफवाज में छोटे से बड़ा रैंक एंड फाइल सारे इस हरकत पे बहुत ज़्यादा नाला हैं, बिल्कुल ज्यादा नाला है। और वो समझते हैं कि सिविल अदालतों में एक अमूमी तासुर है, मैं नहीं ये कह रहा कि उनका फैसला है, वो ये है कि सिविल अदालतों में शक का फ़ायदा, बड़े बड़े तगड़े वकील और जिनका चेहरा फेस बिकता है, और पता नहीं कि लोग आसानी से बड़ा जुर्म करके, जैसे हमारे बड़े से बड़े वकीलों को झाड़ भी पड़ जाती है। अभी कल पड़ी है ना, हाँ, वो तो जवाद साबिक चीफ जस्टिस, एक और वकील साहब थे एतजाज हसन साहब, हाँ, एतजाज हसन, उनको भी झाड़ पड़ गई। तो बड़े से बड़े वकील जो हैं, अगर वो गलत काम करेंगे तो उनके खिलाफ तादीब होगी। इसी तरह फ़ौज की जो आपने बात की, सिर्फ फ़ौज ही नहीं नाला, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नालान है। जो वाक़यात 9 मई को हुए, वो तो हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के वो कलेजे पे आरे चल गए। ये तो सारी कौम के साथ हुआ, किसी ने उसकी खुशी नहीं मनाई सवाए उन लोगों के जो तकरीबकारी करने आए थे और जो तकरीबकारी करने वालों के साथी हैं। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा इसको लॉजिकली थोड़ा सा अगर हम इसको एनालाइज करें, ऐसा मुमकिन है कि वो वायलेंस इंसाइट करने वालों में बैरूनी अनासर हों, लाइक अफगान मिलिटेंट्स टाइप कोई समथिंग? वो तो बिल्कुल थे, उनको तो हर हमारी वो तो हमारे मुसल्लह अफवाज को हिट करना चाहते हैं। जी हाँ, उनकी तो वीडियोस बनी हुई हैं, और जो जुराइम करते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो इस किस्म का तशद्दुद करते हैं, वहाँ भी वो हुआ कि वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई ना। वो कैसे? जो फौजी प्रेमिसेस हैं, जो 4 दीवारें हैं, फौजी रिहाइशों की भी या फौजी दफातर की भी, उनकी भी तस्वीर आ गई। अंदर अगर आप घुसते हैं तो आप ट्रेसपासिंग कर रहे हैं। एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे तो आपको पता है दुनिया में गोली चला देते हैं लोग। जी हाँ, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। मुसल्लह अफवाज ने बड़ा, मैं कहता हूँ, सिविलियन लोग गोली चला देते हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया। अभी फिर किया, मेरा ख्याल है किसी और मुल्क में इस किस्म की कार्रवाई हो। अभी कौन सा कह रहे हैं वो 24 नवंबर वाला? ये जो 24 नवंबर की वाली, 26 नवंबर वाली, ठीक है। तो अपने बंदों पे गाड़ी चढ़ गई, अपने बंदे शहीद हो गए। फिर भी आखिर लेकिन उन्होंने हुक्म था कि आपने बर्दाश्त करना है। बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, डी चौक तक आने दिया। हाई कोर्ट का हुक्म था कि डी चौक में कोई नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने तो आए के अंदर उस हुक्म के परखचे उड़ाए गए, उसको खिड़की से बाहर फेंका गया और आ गए। उसके आने के बाद भी उन पे गोली नहीं चली, वो वहाँ बराजमान हो गए, कंटेनर्स पे चढ़ गए और तकारीर शुरू कर दी और नारे मारे। जी जी। वो तो फिर आपको अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप अगर आप तो खुद एक स्ट्रेटजी बनाने वाले कमांडर रहे हैं, SSG से भी तल्लक रहा है, ये हुआ क्या होगा? मेरा एक एज ए ले मैन, एज ए सिविलियन एक तस्वर है कि आर्मी ने वहाँ डिटरेंस, या आर्मी ना सही, आर्मी ने तो शायद एक्शन भी नहीं लिया वहाँ अभी तक। देखिए 26 नवंबर, यानी जो भी हमारे वहाँ पे इदारे मौजूद थे, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि विद मिनिमम या विद ऑलमोस्ट नो कोलैटरल डैमेज
एक डिटरेंस, एक टेरर क्रिएट करके भगा दिया जाए, बिल्कुल, ताकि फसाद ज्यादा ना बढ़े। ये बड़ा अच्छा, जिसको लोगों ने कहा जी देखो जी बिजली बंद की गई, ये कहाँ होता है दुनिया में, सारे उनके ये तो एक स्ट्रेटेजी तरीकेकार था। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई, उस स्ट्रेटेजी के मुताबिक, यानी जिसमें एक तरह डैमेज ना हो, और ये कोशिश की कि कम से कम जानी नुकसान हो, ऑलमोस्ट नो डैमेज, कम से कम किसी को गुजंद पहुंचे। और मेरा ज्यादातर डिटरेंस, मेरा ख्याल है स्केयर फैला के लोगों को भगा दिया। पुलिस और रेंजर्स और एफसी इसमें कामयाब रहे। फौज के हाथ में सिचुएशन नहीं दी गई, फौज को भी जरूर गया, स्टैंड बाय थी, लेकिन ये जो तशद्दुद वाली कार्रवाई थी, इसके खिलाफ फौज को इमारतों की जिम्मेदारी दी गई कि तुमने इनको सिक्योर करना है। ठीक है, ये नहीं कहा गया कि तुम ये जो बलवाई आए हैं इनको रोकना करो, इनको निकालो यहाँ से। ये काम पुलिस और रेंजर्स का था, उन्होंने कर दिया। और मेरा ख्याल है कि ओवरऑल पैरामिलिट्री शायद थी उसमें, पैरामिलिट्री थे, एफसी वाले थे, रेंजर्स थे, पुलिस थी, इन सब ने मिलकर जो वो काम है खुश उसलूबी से कर दिया। स्ट्रेटेजी अच्छी थी कि उसकी वजह से जो हलाकतें हैं वो बहुत कम हुई, जहाँ बहक बहुत कम लोग हुए। ये तो ब्रिगेडियर साहब आप देखें कि अगर एक क्राउड है, चाहे भले 2000 बंदों का हो, उसमें बात का भगदड़ जिसे कहते हैं, स्टैम्पीड में भी तो लोग मर जाते हैं। क्राउड के अंदर ऐसे लोग थे जिनके पास हथियार थे, मुमकिन उनके चल गए उसी भगदड़ में। मेरा ख्याल है कि किसी और मुल्क के अंदर ये होता तो बहुत ज्यादा नुकसान होता जाता, गोली चलती, फिर शायद वो लतीफ खोसा साहब वाली बात सही साबित हो जाती, 278 वाली, लेकिन वो ना हो सकी, इसलिए कि बहुत ज्यादा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया गया। और सबसे मैं एक अच्छी बात ब्रिगेडियर साहब ये बताएं, ये फौज की या सिक्योरिटी इदारों की ट्रेनिंग है या डिसिप्लिन है? ट्रेनिंग है। मेरे जैसा एक देसी सा बंदा इस तरह की सूरत हाल में तो वो नहीं जर के रिस्पॉन्स दे देगा, अपने या मार दो या मर जाओ। लेकिन मेरा मतलब ये ट्रेनिंग बड़ी गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया, उसमें फिर भी सबर का थे, एफसी का एक, हालांकि मौके पे वो पुलिस का भी बंदा था। तो 5 जो सरकारी मुलाजिम हैं वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे, उन पे गाड़ी चढ़ दौड़ी, लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा ये है कि इस नुकसान के बावजूद भी पुलिस या रेंजर्स ने गुस्से वाला वायलेंस नहीं किया। अगर वो उस वक्त गुस्से में आते, जो कि मेरा ख्याल है कि इंसानी नेचर को, फितरत को देखते हुए एक ऐसी बात थी जो नॉर्मल थी, फितरती बात थी कि गुस्से में आए। बात का डिसिप्लिन भी इंसान भूल जाता है। गुस्से में आके भी गोली नहीं चली उस मौके के ऊपर, और बाद में जो एक्शन हुआ, रबर बुलेट्स मेरे ख्याल में चली और उनसे भी इंजरी हो सकती है। बात का वो भी फेटल हो सकती है, तो बहुत आपकी वो कान पट्टी पे लग जाए या अगर वो या हार्ट के ऊपर कहीं जगह पे लगे तो डेथ हो सकती है उससे भी। ठीक है, बहरहाल ये एक अच्छी बात है। शहादतें या हलाकतें तो एक बंदे की भी अफसोसनाक है ना, बहुत कम हुई, बहुत कम हुई। यानी ये तो स्ट्रेटजी थी नहीं ना, लोगों को मारना तो एक एसओपी था ही नहीं, ये इंटेंशन ही नहीं था। वरना अगर हथियार इस्तेमाल करने होते तो इस्लामाबाद के अंदर एंट्री पर ही हो जाते, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर का कवर तो था आपके पास। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ था कि इस्लामाबाद में नहीं आएंगे, रेड जोन में नहीं आएंगे, तो उसमें स्टेट को यूज ऑफ फोर्स की पावर तो आ जाती है। फिर उस हुक्म का एडवांटेज लेकर वायलेंस तो शुरू से हो सकती थी, लेकिन डी चौक तक आने दिया, वहाँ कंटेनर्स पे भी चढ़े, वहाँ खड़े हो गए, वहाँ मोहतरमा भी आ गए, इसमें गंडापुर साहब भी आ गए। गंडापुर साहब का बड़ा रोल है इंसाइट करने में, लोगों को भड़काने में। और वो उन्होंने पहले तो बात बड़ी संजीदगी से कर दी, बाद में कहेंगे वो तो मैं मजाक कर रहा था कि हम 17 हमले करेंगे। वो सुल्तान महमूद गजनवी से बड़े उन्होंने फरमाया कि अगर वो एक गोली चलाएंगे तो हम 10 चलाएंगे। यानी वो आइन की इस बात को नहीं मानते कि आप स्टेट इंस्टीट्यूशन पर गोली नहीं चला सकते। ठीक है, और वायलेंस की जो मोनोपोली है वो स्टेट के पास होती है। तो वो समझते हैं मैं भी स्टेट हूँ, वो अपने आप को स्टेट समझते हैं, और वो स्टेट एक स्टेट दूसरे स्टेट पे हमला करवा रहे थे। ठीक है, कोई भी जुर्म जो होता है उसकी एआनत करने वाले को उसी जुर्म की नौयत के मुताबिक सजा मिलती है। ये भुट्टो केस में भी जी बिल्कुल ये असूल बताया गया था। ठीक है, अबेटमेंट जो है, अबेटमेंट की सजा, जुर्म की सजा वही होती है जो जुर्म की होती है। एआनत जुर्म, जी हाँ, तो एआनत जुर्म करना, किसी को जुर्म पे उकसाना, किसी को साथ लाना, अपनी आंखों के सामने जुर्म करवाना, ये तो बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, बहुत संगीन जुराइम हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये महमूद बदकिस्मती है। गजनवी से मुतासर है। हमें तो लोग कहते हैं महमूद गजनवी के भी कोई एंटीसीडेंट्स इतने अच्छे नहीं थे कोई। बहरहाल हम हिस्ट्री को वो हिस्ट्री को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और हिस्ट्री मेरा ख्याल है कि उनको पूरी पता भी नहीं है कि महमूद गजनवी से क्या हुआ था। हाँ, तो उनको वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। एक ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं। एक जंग में तो उनको बहुत सख्त शिकस्त हुई थी, जिसके बाद पूरा साल उन्होंने थोबड़े बांधे अपने फौजी कमांडरों के मुंह पर और बड़ी नाराज़गी का इजहार किया। अच्छा, जो 16वां हमला था उसमें तो शिकस्त हुई थी ना। अच्छा, वो यहाँ कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के हाथों। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान ने मार के भगा दिया था वापस। तो उसके बाद फिर अगले हमले जो हुए उसमें सोमनाथ तक वो पहुंच गए। ठीक है। तो ये कोई तारीख को मस्क करके और उसको रोमांटिसाइज करने के लिए और उनकी जो ईगो है उसको एक्साइट करके कि तुम महमूद गजनवी के फौजी हो और तुम पंजाब पे हमला करने जा रहे हो, हाँ। ये बहुत गलत बात है। और आज हम देख रहे हैं कि जनरल फैज़ल हमीद की जो गलतियां थी उस पर मुहासबा हो रहा है। एक वक्त आएगा कि इन गलतियों का भी पाकिस्तान को मुहासबा करना पड़ेगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये नहीं दी जा सकती। व्हाट कंपेल्ड द आईएसपीआर ने ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल तो कईयों का होता है जी, तो जरूरत क्या पड़ गई कि प्रेस रिलीज, प्रेस को कॉन्फिडेंस में लेना, अवाम तक ये बात पहुंचाना? बिकॉज उसकी वजह ये है कि ये मामला इतना संगीन है कि इसमें हर पाकिस्तानी शहरी जो है वो इंटरेस्टेड है। और चूंकि लोगों का इंटरेस्ट है तो इसलिए एक प्रेस रिलीज करना ज़रूरी था, ताकि जो सही सूरत हाल है वो अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर अफवाहें बनेंगी और भानत भानत की बोलियां अभी भी बोली जा रही हैं। हाँ जी। और वो असर करेंगी क्योंकि फ़ौज का नुक्ता नज़र अवाम के सामने नहीं आया। इसीलिए फ़ौज का नुक्ता नज़र सामने आना चाहिए और बतदरीज ला रहे हैं। मैंने बताया ना इसमें तदर्रुज है। हाँ। पहला जो स्टेज है उसमें आपको बता दिया गया है कि ये जुराइम की नौइयत थी। ठीक है, जुराइम के और बाकी अभी इंक्वायरी चल भी रही है, उसकी तफसील अभी नहीं आई। और यूं यूं कोर्ट मार्शल कंप्लीशन अपने मुकम्मल होने पर आता है, इसका इख्तिताम होता है और फैसला सुनाया जाता है, उसके साथ मेरा ख्याल है कि आईएसपीआर अवाम को आगाह करेगी हर स्टेज। यानी यहाँ से तो यही लगता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर उन्हें सजा नहीं होती तो फिर लोग कहेंगे इतना तमाशा क्यों किया जी, इतना ड्रामा क्यों किया। फिर जरूर लोग कहेंगे कि इतना नहीं, मेरा ख्याल है कोई ऐसे नहीं उन्होंने अवाम को कॉन्फ्रेंस में लिया। जरूर ये बात कुछ बात ऐसी तय है कि शायद उनको सजा दी जाए। सबूत बहुत वाज़े और ठोस होंगे जिसकी बुनियाद पे कोर्ट मार्शल ऑर्डर होता है। वैसे तो देखिए ना, लेफ्टिनेंट जनरल बहुत सीनियर रैंक है, बहुत सीनियर और बड़ी और दो कलीदी अपॉइंटमेंट पे रहे, यानी डीजीसी रहे हैं, डीजीआई रहे हैं और फिर कोर कमांडर 11 कोर के मस्क आईएसआई हैंड थे ना, खुफिया सर्विस के कोना मस्क सही है, कोना मस्क थे ना, क्योंकि वो जूनियर रैंक्स में भी रह चुके हैं। फिर उसको हेड किया और हेड करने के बाद फिर ये जो अभी इल्जामात हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, अगर आपको याद हो तो ये एक टॉप सिटी एक स्कैंडल आया था, प्रॉपर्टी का स्कैंडल, उसमें भी कहते हैं इनकी गिरफ्तारी, तो उसमें वो तो जो प्रेस रिलीज में है ना कि किसी प्रॉपर्टीज में कोई गड़बड़ की, हाँ, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुंचाना, माली और मादी नुकसान पहुंचाना, और कुछ फायदा भी उठाया होगा, किसी को नुकसान किसी का फायदा। ये बातें जो हैं ये क्या साराइयाँ हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि प्रेस रिलीज में जो बातें आई हैं उस पर बंदा एतबार कर सकता है और वो ठोस बातें हैं। और जूं कोर्ट मार्शल जो है आगे बढ़ेगा तो मेरा ख्याल है कि और प्रेस रिलीज आएंगी और फौज आपको एतमाद में लेती रहेगी, कौम को भी, अवाम को भी। ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब चूंकि हम क्लोजिंग की तरफ ही जा रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट्स को बाहर के मुल्कों में भी तकरीबन ऐसे ही FGFC इम्तियाज, वहाँ भी इसी तरह ही है, बाहर के ममालिक में भी, बाहर के ममालिक में भी इसी ऐसे ही है। जी हाँ, बिल्कुल। यानी पैटर्न एक तरह यूनिवर्सल पैटर्न है। ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, फौज के कोर्ट मार्शल होते रहते हैं और नूरनबर्ग ट्रायल भी कोर्ट मार्शल ही बहुत मशहूर था। रोजनबर्ग का ट्रायल भी कोर्ट मार्शल ही था। ठीक है, वो भी कोर्ट मार्शल। तो वो आनन फानन हुआ था। सही है, एक हफ्ते के अंदर बल्कि 3 दिन के अंदर सजा सुना दी थी। उसमें तो बड़ी एग्जीक्यूशन हुई थी। इलेक्ट्रिक चेयर, उसको, उसकी बीवी को भी। हाँ,
तो दुनिया अपने मफादात का पूरा ख्याल रखती है, कौमें अपने मफाद का और अपने मुस्तकबिल का और अपनी सालमियत पे कोई समझौता नहीं करती। सही है। आपके सामने बेशुमार मिसालें हैं, मैंने रोजनबर्ग की बता दी, इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें कोर्ट मार्शल्स हुए और लोगों को रिमूव भी किया गया और सज़ाएँ भी सुनाई गई। इंग्लिस्तान ने तो 59 जजों को टू बी हंग, ड्रॉन एंड क्वार्टर्ड की सज़ा दे दी थी। हाँ जी। और 9 को दे भी दी थी। हाँ जी। 3 को कब्रों से भी निकाला था, कब्र से जनरल क्रॉमवेल को भी निकाला, क्रॉमवेल को निकाल के तो उसके साथ ढांचे को लटकाया गया, उसके साथ चीफ जस्टिस को भी निकाला गया और लटकाया गया था, लटकाया गया। क्रॉमवेल का सर काट के हाँ, तो उसकी बॉडी जो है वो दे दी गई थी, लेकिन सर जो था वो 12 साल वेस्टमिंस्टर एबे पे स्टेक पे रहा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ लाए आज ब्रिगेडियर तूर साहब से। जी हमने पूरा ये आज तजिया लिया इस सारे सूरत हाल पे। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है इसके यूनिवर्सल प्रिंसिपल भी हैं और मुसल्लह अफवाज का जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है वो इतना इमैक्यूलेट है कि वो इस ख़ास तौर पे इस रैंक का या कोई भी रैंक का वहाँ पे ऑफिसर हो उसको उस वक्त तक हाथ नहीं डाला जाता या इंडाइट नहीं किया जाता, जिसे फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज या फर्द जुर्म कहते हैं, जब तक एक इररिफ्यूटेबल एविडेंस ना हो। तो इसके साथ लेकिन कौम को चूँकि एतमाद में लिया गया है, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइंदा भी जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो कौम को मज़ीद एतमाद में लिया जाएगा। इसके साथ ही मियाँ सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।